रात के 1:30 मेरी सीनियर मेरे पास आई, उठ उठ मुझे सोना है, निकल कमरे से बाहर। मैंने कहा दी मुझे पढ़ना है, प्लीज दी मुझे पढ़ने दो। मतलब मैं लिटरली ना उनके आगे ऐसे बैठ गई फर्श पे और मैंने उनको बोला दी प्लीज पढ़ने दो। और वो मेरे को क्या बोले, निकल, हमने सुबह ड्यूटी पे जाना है, तू बाहर जा बाहर जा। और मैं रोती रोती मैंने अपनी किताबें उठाई, रजाई उठाई, बाहर धुंध चल रही थी। और बदल जाते हैं अपने भी होकर किसी गैर के, अपने ही बनते हैं फूलों के साथ कांटे पैर के, डूबने वाले के लिए चुल्लू भर पानी भी बहुत, वरना दरिया पार कर लेते हैं लोग तैर के। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मैं अपना हॉस्पिटल रन कर रही हूँ, वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड पंचकर्मा सेंटर, नजफगढ़, दिल्ली में। आज मैं यहाँ पे आई हूँ आप सबको अपनी कहानी के जरिए मोटिवेट करने। और ऐसा नहीं कि मेरी कहानी बहुत अलग है, न जाने कितने लोग होंगे जिनकी कहानी मेरे जैसी होगी, कुछ हिस्सों में अलग होगी पर उनका स्ट्रगल सेम रहा होगा। और उस स्ट्रगल में जो सबसे कॉमन चीज रही होगी वो होगी समाज के ताने, रिश्तेदारों के ताने, क्रिटिसिज्म। एक लड़की अकेली होके एक छोटी सी जगह से बड़ी जगह पे जाके जब सक्सेसफुल होती है तो एक वो नेगेटिव अप्रोच। ये नहीं है कि ये चीजें मैंने फेस की, आप लोगों ने भी ये चीजें फेस की होंगी। तो जो मेरी नींव रखी गई वो बचपन से रखी गई। मैं हिमाचल प्रदेश, एक बहुत छोटी सी स्टेट है, वहां के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। वहां पे छोटे छोटे स्कूल होते थे और उस टाइम पे 1-2 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे जो कहने को इंग्लिश मीडियम थे, पर वहां पे हिंदी भी अच्छे से नहीं करवाई जाती थी। वहां से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं होती, बस तुम्हें मेहनत करनी है। और मेरा स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को वो स्ट्रगल करते देखा था। एक गांव में रह के हमें एक शहरों से बेहतर लाइफ देते देखा था। धीरे धीरे मैं स्कूल जाने लगी। मुझे कोई पूछता था कि बेटा तुझे क्या बनना है, तो मैं कहती थी मुझे ऑलराउंडर बनना है। तो सब ना हंसने लगते थे, कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। मतलब वो जो ताने हैं ना वो बचपन से शुरू हो चुके थे, कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। और मैं बहुत ज्यादा अग्रेशन में बोलती थी, मैं बन के दिखाऊंगी, तेरे अकॉर्डिंग ऑलराउंडर क्या होता है। और मैं बोलती थी जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगी, जैसा मेरा दिल करेगा करूंगी, जो मुझे बनना है मैं बनूंगी। और मेरे पेरेंट्स ने ना इस चीज पे भी बहुत ताने सुने हैं, मतलब रिलेटिव से भी बहुत ताने सुने हैं कि क्या तुम्हारी बच्ची है, हर टाइम कूदती रहती है, हर टाइम उछलती रहती है, जब देखो हर चीज का पटक के जवाब देती है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुपर एक्सट्रोवर्ट थी। 10th में पहुंची, रिजल्ट आ गया, मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन ना मेरा कुछ मैथ का एग्जाम था, बहुत अच्छा हुआ था। उसके लिए ना कहीं मुझे लालच था, यार इसमें ना मैं स्टेट में टॉप होना चाहिए। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे वहां पे कैफे होता था, वहां हम रिजल्ट देखने जाते थे। मेरे पापा आए, कहते 10th का रिजल्ट आउट हो गया, शाम को 5 बजे होता था। तो मैंने कहा ठीक है, कहते चले। मैंने कहा आप देख के आ जाओ, क्योंकि ना मेरे अंदर वो चीज का था कि यार मुझे ना उसमें टॉप करना है, वो हो जाए बस। और ना पापा ने वहां से फोन किया कि तूने ना मैथ में स्टेट में टॉप किया है। और मैं इतनी खुश हुई और मैं बिल्कुल पागल हो गई। मुझे बाकी मार्क्स का कोई मतलब नहीं कि किसमें क्या है क्या है, मैंने पूछा ही नहीं उनसे। फिर मेरा गोल क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे बच्चों को होता है कि 11th में क्या लेना है, तो मैं बहुत क्लियर थी, मुझे मेडिकल लेना है। 12th दिया मैंने, फिर से मेरिट में आ गई, पता नहीं कैसे। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पीएमटी की। अब पीएमटी क्रैक हो गया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ना, सब प्रेशर कर रहे एमबीबीएस ले। मैंने घर पे बचपन से दादाजी को दवाइयां बनाते देखा था, पापा को दवाइयां बनाते देखा था, और मेरा गोल क्लियर था, मुझे आयुर्वेद में जाना है। लेकिन वो होता है ना कि आपके आसपास की जो सोसाइटी है वो कहती है एक डॉक्टर वही है जो एमबीबीएस है। और आज भी मुझसे कोई पूछता है ना बेटा क्या करते हो, मैं बोलती हूँ मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। तो बेटा एमबीबीएस कहाँ से किया, तो मैं हंस के बोलती हूँ आंटी मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, उसमें घर का खर्चा निकल जाता है। लिटरली ये लाइनें पूछी जाती है और मैं बहुत हंस के जवाब देती हूँ आंटी अपने सपने पूरे कर रही हूँ। और ये जो है ना, ये हमारी सोसाइटी की ऐसी रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं, बहुत सारे बच्चों ने फेस किया होगा। इवन आप लोग वहां पे है ना, आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। मेरे पेरेंट्स ने बोला तेरी अपनी चॉइस है। मैं वहां कॉलेज गई, मैं एमबीबीएस 1 वीक गई, मैं छोड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं करना, मैं जबरदस्ती करूंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और मैंने बीएमएस के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज चूज किया और वहां से मैंने अपनी बीएमएस की जर्नी स्टार्ट की। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो मेरा जो है कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गया था। मुझे आज तक भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर मैंने बहुत फेस किया मेंटल हरासमेंट। जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो हमें एक डॉर्म अलॉट हुआ जिसमें 8 से 10 बच्चे, 12 बच्चे रहते थे। उनको एडजस्ट करके वहां पे रखा गया। और देखते देखते ना हफ्ते में जब बच्चा कॉलेज जाता है ना, उसे लगता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, मेरा भी ग्रुप बने। लेकिन मेरा ना कभी कोई ग्रुप नहीं बना, मेरे कभी कोई फ्रेंड्स नहीं बने।
एक दो गिन चुन के मेरे फ्रेंड्स थे जो भी आने वाले टाइम में बिल्कुल जीरो हो गया। वहां पे सुबह जब 8 बजे हमारी क्लास होती थी तो 7 बजे सब लोग रेडी होके कैंटीन जाते थे ना, तो वहां पे बैचमेट होते थे जिनके साथ बैठी हूँ, लेकिन मुझे कभी वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। मुझे शायद याद ही नहीं है कि मेरे 5.5 साल के करियर में किसी बच्चे ने मेरे से आके पूछा हो तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, कभी भी किसी ने वो सपोर्ट मिला ही नहीं। मेरे को एक किस्सा ही याद है, वैसे तो मैंने बहुत चीजें फेस की हैं, लेकिन दिसंबर का टाइम था, मुझे डे भी याद है, मतलब दिन भी याद है। 6 दिसंबर था, मेरा फाइनल एग्जाम था संस्कृत का। रात के 1:30 बजे मेरी सीनियर मेरे पास आई, उठ उठ मुझे सोना है, निकल कमरे से बाहर निकल। और मैं, मतलब आप सोचोगे एक 17 साल का बच्चा उस टाइम पे क्या करता। और मैंने कहा दी मुझे पढ़ना है, प्लीज दी मुझे पढ़ने दो। मतलब मैं लिटरली ना उनके आगे ऐसे बैठ गई फर्श पे और मैंने उनको बोला दी प्लीज पढ़ने दो। और वो मेरे को क्या बोले, निकल, हमने सुबह ड्यूटी पे जाना है, तू बाहर जा बाहर जा। और मैं रोती रोती मैंने अपनी किताबें उठाई, रजाई उठाई, बाहर धुंध चल रही थी और मैंने रजाई उठाई, अपनी 2-3 संस्कृत की किताबें उठाई और मैं कॉरिडोर में जाके बैठ गई और मैं अपना पढ़ने लग गई। 1-1.5 घंटा हो गया, निकल गया। तो मेरे साथ वाले रूम में 2 दी रहते थे, मेरी उनसे ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो उठ के आए और उन्होंने मुझे बोला उपासना तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा दी ने ना मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, उन्होंने बोला बाहर बैठ के पढ़, मुझे सोना है। और दी ने ना, उन्होंने मेरे लिए लड़ाई की वहां पे। उन्होंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, उसका सुबह एग्जाम है, तू क्या कर रही है, तू उसको बाहर निकाल रही है। और पूरी रात मैं दी के रूम में पढ़ी, उनके सोई और वहां से रेडी होके मैं एग्जाम देने गई सुबह। कभी किसी ने ना इन चीजों पे बात ही नहीं की। मेरे बैचमेट्स ने भी नहीं पूछा, मैं उनको क्यों बोलूं, कभी कि किसी ने मेरे से पूछा, सबको पता था, सब इंजॉय करते थे। कभी किसी ने ना उन दी को नहीं समझाया कि तू उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है, तू एक 24 साल की लड़की है, वो एक 17 साल की बच्ची है, घर से बाहर आई है, माँ बाप से अलग है। पर कभी किसी ने ना उनको इस चीज के बारे में बोला ही नहीं। मैंने उसको भी ना हंस के छोड़ दिया क्योंकि मुझे उनके साथ रहना था, मेरे पास और रूम ही नहीं था। मैं 2 साल उसके बाद भी उनके साथ रही हूँ, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत बहस हुई। पर कुछ टाइम के बाद ना मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया। मुझे कोई कुछ बोलता था ना, मैं बिल्कुल अड़ जाती थी कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, आपको दिक्कत है आप रूम छोड़ के जाओ। क्योंकि मुझे तो एग्जाम देने थे, मुझे पढ़ना था यार, वो पढ़ लिए थे। मैं उस टाइम पे क्या करती, हो गया। मेरे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त कभी नहीं बने, पर मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे जो सीखना होता था ना वो मुझे सिखाते थे, मैं उनसे 10 बार भी पूछती थी। और बहुत फ्रेंडली, मैं मतलब इतना होता था कि मैं अपनी 6 घंटे की ड्यूटी में, लेक्चर में उनसे बात करके अपना स्ट्रेस रिलीज कर लेती थी, मुझे किसी की जरूरत नहीं होती थी। फाइनल ईयर खत्म हो गया, हमारी इंटर्नशिप आ गई। वहां पे ना हमारे कॉलेज में स्ट्राइक हो गई किसी रीजन की वजह से, और मैं उसमें भी सबसे आगे। और आगे जो पीछे थे वो तो आराम से टाइम पे इंटर्नशिप करके निकल गए, मेरी इंटर्नशिप भी लेट हो गई। वहां पे सबसे लड़ाइयाँ की, लड़ाई के चक्कर में मेरी ड्यूटी ऐसे गांव में लगाई गई जहां पे गिन के 2 बस जाती थी। और मई जून का टाइम, पटियाला का टेम्परेचर 45-46 डिग्री रहता है उस टाइम पे। वहां से 40 से 50 किलोमीटर दूर वो गांव था जहां पे मेरी ड्यूटी लगी। मैं सुबह 8 बजे वहां पे मुझे रिपोर्ट करना होता था, मैं सुबह 6 बजे घर से, मतलब हॉस्टल से निकलती थी, मुंह पे दुपट्टा बांध के। लू इतनी चलती है कि आपकी स्किन पूरी बर्न हो जाती है। लेकिन पता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ने जो मेरे साथ किया वो मेरी जिंदगी में, मेरी कामयाबी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने ग्राउंड पे रह के देखा भाई कुछ नहीं है, हमारे सिस्टम में भी कुछ नहीं था वहां पे। स्टार्टिंग के 6 महीने वहां एक भी मरीज नहीं था। मुझे आज भी याद है कि स्टार्टिंग का 1 महीना हार्डली मैंने 100 रुपए अर्न किए थे। क्या होते हैं 100 रुपए, मेरा रेंट भी नहीं निकला था। फिर धीरे धीरे करके 10 दिन में, 20 दिन में कोई एक पेशेंट आने लगा। एक बार एक लेडी आई तो उसने मुझे बोला तू तो बच्ची सी लगती है, तू क्या इलाज करेगी, और वो चलेगी बोल के मुझे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा स्ट्रगल चलता गया, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी कंपनी का, जो पुरानी कंपनी थी, उसका लॉस हम बेयर करने लगे। और धीरे धीरे चलते चलते सारी चीजें सेटल होने लगी। लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। 150 एम्प्लॉय वहां पे काम करते थे पुरानी कंपनी में। उनकी सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एकदम से कर दिया सबकी सैलरी देनी है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम ऑलरेडी कुछ परसेंट तब भी लॉस में थे, और उस कंपनी को हमें बंद करना पड़ा। तो मेरे पास सिर्फ अपने स्ट्रगल के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो क्लिनिक रहा। फिर मैंने पूरा टाइम वहां पे देना स्टार्ट किया। 1 साल लगभग लगा मुझे उस स्ट्रगल को ओवरकम करने में, जहाँ पे मेरा एक नाम बनने लगा। और उसके बाद मेरी लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट आया मेरी शादी का। हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब वहां भी एक स्ट्रगल आना स्टार्ट हुआ। स्ट्रगल ये था कि मैं हिमाचल से और वो लड़का बनारस से। एक ना मिथ बन गया है कि डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है। तो वो वर्किंग थे एमएनसी कंपनी में और उसके साथ शायरी करते थे।
तो लोगों ने ना एमएनसी को दबा दिया जहां वर्किंग थे, क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पे उनकी शायरी दिखती थी। तो घर पे आके बोलते थे एक शायर से शादी करेगी, क्या करेगी, क्योंकि लोगों को उस चीज का नहीं पता था। तो मैंने उस टाइम पे बहुत बोल्ड स्टेप लिया। मैंने कहा मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, मुझे पता है क्या करना है और मुझे कभी इस फैसले पे रिग्रेट नहीं होगा। शादी हो गई हमारी, लॉकडाउन के चलते चलते शादी भी हो गई। लेकिन मेरी सक्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करना स्टार्ट किया वो मेरे हस्बैंड ने करना स्टार्ट किया। जब तक मेरा सिर्फ एक क्लिनिक था, क्लिनिक से एक दूसरे सेंटर पे जाना, मैंने ना उनसे अपने ड्रीम डिस्कस किए। मैंने उनको बोला कि मुझे पंचकर्मा सेंटर ओपन करना है, लेकिन मुझे उसकी स्टडी करने के लिए ना केरला जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा उपासना जा। मैं केरला गई, वहां से स्टडी करके वापस आई और मैंने अपना पंचकर्मा सेंटर ओपन किया। और मुझे नहीं पता मेरी मेहनत इतनी आगे वो फलेगी। देखते ही देखते 1 साल में वो सेंटर इतना ग्रो हो गया कि जहां मैं इंतजार करती थी कि एक पेशेंट आए, वहां पे एक एक दिन की वेटिंग होने लग गई। और देखते देखते वेद आयुर्वेद के साथ डॉक्टर उपासना वोहरा का नाम एक अलग लेवल पे पहुंच गया। और वहां से हमारा सपना स्टार्ट हुआ हॉस्पिटल ओपन करने का। और वहां से हमारा वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ एक बड़े हॉस्पिटल का। हमने स्पेस देखा, हॉस्पिटल ओपन किया और ऐसा एम्बियंस क्रिएट करा कि लोग आज कोई भी वहां पे आते हैं तो उन्हें ये नहीं लगता कि हम हॉस्पिटल में आए हैं। वहां नेचर के साथ हमने उन चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट किया और वो 1 दिन का स्ट्रगल आज 3 दिन की वेटिंग में कन्वर्ट हो गया। कहाँ मेरे पास एक पेशेंट नहीं था, कहाँ मेरे यहाँ पे आज 3 दिन की, 1 वीक की वेटिंग रहती है कि मैम से हमें अपॉइंटमेंट लेनी है। तो एक डॉक्टर के साथ साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, उपासना की दुनिया, डॉक्टर उपासना वोहरा, जिसमें अराउंड दोनों का अगर मैं कंबाइनली बोलूँ 5 लाख सब्सक्राइबर है। एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहां जाके मैंने लोगों को ग्राउंड पे बताना शुरू किया कि आप घरेलू चीजों से कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। और इसीलिए मैं हर लड़की को कहना चाहती हूँ, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और सबसे कॉमन जो ताना सुनने को मिलेगा, एक लड़की अगर कामयाब हो जाए तो पक्का किसी लड़के का सहारा लिया होगा। हर लड़की किसी के कंधे पे पैर रख के कामयाब नहीं होती है। खुद की मेहनत जब आप करते हो, रेगुलर करते हो, आज मेरी सक्सेस दिखती है। जहां मैंने 8,000 रुपए का स्टाइफन और 15,000 की नौकरी करी, आज मैंने करोड़ों में वहां पे टर्नओवर क्रिएट किया है। और वो मेरा जो स्ट्रगल है, आज मेरी ये 1 साल की सक्सेस सब दिखती है। लेकिन वो जो मेरा पिछले 8 साल का स्ट्रगल रहा, वो 8 साल बहुत लंबा टाइम था जिसमें मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली हर तरफ से टूटी हूँ लोगों के ताने सुन के। और वो ताने ऐसे ऐसे होते थे ना, कोई आपका नोन है ना, वो पता क्या ताने देता था, अच्छा दिल्ली में गई है, कैसे अपना काम कर लिया, कौन मिल गया वहां पे, ऐसे कैसे कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकता है। फिर उनको फेलियर आता है, अच्छा क्लिनिक शुरू कर लिया, कहां से आए पैसे इतने, हॉस्पिटल बना लिया, सही नोट छाप रही है। ये चीजें मैं आज तक सुनती हूँ, मेरे पेरेंट्स सुनते हैं, कोई ना कोई उनको इस चीज को बोल देता है। लेकिन हॉस्पिटल की जर्नी से एक लड़की, मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, हम हमेशा सुनते हैं। नहीं, अगर एक औरत कामयाब होती है ना, उसके पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। और मेरी कामयाबी का 100% क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि मेरा नाम यहाँ था, वो नाम जो यहाँ पहुंचाया ना, वो मेरे हस्बैंड ने पहुंचाया है। मैं एक चीज पे रास्ता बनाती थी, वो मुझे 10 रास्ते बताते थे। मैं एक चीज पे एक वीडियो बना के थक जाती थी, वो मुझे बोलते थे उपासना उठ, दूसरी बना, ऐसे बना। और मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था करना, कैसे सोशल मीडिया करना, ये वो आज तक भी वही करते हैं। मैं लिटरली तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। मुझे वो सिर्फ रोज सुबह मैं उठती हूँ तो वो मुझे ये चीज बोलते हैं कि उपासना तेरे ड्रीम्स हैं, तुझे अभी इस हॉस्पिटल से आगे कितना बड़ा सेंटर खोलना है, तू उस पे जा, बाकी चीजें मैं मैनेज कर लूंगा। जितना मेरा स्ट्रगल रहा उसको मैंने कुछ लाइनों में लिखा। मैं हमेशा खुद को समझाती थी कि टूट जाना पर बिखरना नहीं, लड़ते रहना पर मरना नहीं, हो सच्चे अगर तो डरना नहीं, थक जाना पर ठहरना नहीं, मौकों को कभी गवाना नहीं, कमजोरों को कभी दबाना नहीं, और किसी की मेहनत का कभी खाना नहीं। टूट जाना पर बिखरना नहीं, लड़ते रहना पर मरना नहीं। तो मेरी जो स्टोरी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे लोग आके अपना स्ट्रगल बताते हैं, अपने फेलियर बताते हैं, और अगर मेरी इस वीडियो को देख के एक भी इंसान में वो बदलाव आ गया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी जो है वो कामयाब हो जाएगी।